लाल सलाम साथियों। हाँ, सलाम। आ, एक समस्या है जो भाषा संबंधित ही है। तो ऐसे तो ज़्यादातर साथी इधर पंजाबी से ज़्यादा फैमिलियर है। मैं हिंदी में भी बोलूँगा और हिंदी भी मेरा मातृभाषा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश करूँगा जितना कम्युनिकेशन हो पाए उसका। भारत में हम कोई भी आंदोलन को आगे बढ़ाए, इसको हल करके आगे बढ़ना पड़ेगा भाषा का। तो पहली बात यह है कि आज 7 नवंबर हम सभी जानते हैं एक महत्वपूर्ण दिन है। ऋषि क्रांति के दिन हम आज इधर एकजुट हुए हैं और ऋषि क्रांति हमें दुनिया भर में समाजवाद या आगे जाके साम्यवाद के तरफ जो लड़ाई है, जो सचेत सरबराह का लड़ाई है, कम्युनिस्ट आंदोलन का संघर्ष है, उसको आगे बढ़ने के लिए जो इंस्पिरेशन, एक दिशा देता है। तो आज के दिन में एकजुट होना उसका एक खास संदर्भ भी है। अभी सवाल ये हो सकता है कि ऋषि क्रांति के संदर्भ में हम अलग अलग मुद्दे पे चर्चा कर सकते थे, खास करके जो नेशनैलिटी क्वेश्चन, राष्ट्रीयता का सवाल मार्क्सवाद के साथ जुड़ा हुआ, जिस हिसाब से ये सेमिनार आयोजन किया गया, इसके संदर्भ में भी ये बहस आ सकता है कि राष्ट्रीयता ही क्यों। क्योंकि ऋषि क्रांति के संदर्भ में देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रभाव है, आंदोलन है, सिग्निफिकेंस है, मगर उसका एक खास संदर्भ है। हमें लगता है रूसी क्रांति सफल होना, उसके बाद रशिया में सिर्फ नहीं, मतलब कुल मिला के यूएसएसआर का कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो सोशलिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन है, समाजवाद की तरफ जो जर्नी है, ट्रांजिशन टू सोशलिज्म है, उसमें राष्ट्रीयता का सवाल उसको जैसे डील किया गया, वो एक निर्णायक एस्पेक्ट था जो कभी कभी हम उतना गंभीरता से चर्चा विचार नहीं करते हैं। और ये हमें ऐसा एक फ्रेमवर्क देता है जब हम समाजवादी क्रांति के बारे में सोचते हैं, समाजवाद को जाने का दिशा के बारे में सोचते हैं, समाजवाद के पहले क्रांति का तैयारी के स्तर पे भी हम जब सोचते हैं कोई एक देश में, दुनिया के पैमाने पे, तब मार्क्सवादी शिक्षक जो है हमारा ग्रेट टीचर्स, मैंने उसमें खास करके लेनिन और स्टालिन का एक मुख्य भूमिका है। मगर मार्क्स ने लेनिन स्टालिन वहां होके मार्क्सवाद एक ठोस फ्रेमवर्क हमारे पास रखता है, वो जो हमारे लिए आज के समय में दोहराना महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि कई बहस ऐसा उपस्थित हुआ है जो हिस्ट्री में हुआ था, रिजॉल्व भी हुआ था, मगर नया रूप से आज फिर दोबारा आया। एक तो बात यह है कि आज अगर ये चर्चा हम करें, कई बातचीत इसके पहले आ चुका है जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सुविधा भी हो गया मेरा उस संदर्भ में कि जैसे लेनिन या स्टालिन जिस हिसाब से इस सवाल को देखा, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में या यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में जिस हिसाब से कुछ चर्चा आया, या जो बहस वगैरह भी है, कुछ चर्चा उस संदर्भ में आ चुका है। उसको मैं ना दोहराते हुए भी कुछ मूल बिंदुओं को थोड़ा रखना चाहूंगा। एक हिस्सा तो यह है कि मार्क्सवाद का जो अंदर जो बहस रहा इस सवाल को देखने के लिए, वो किस तरीके से आगे बढ़ा, जो आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि रूसी क्रांति सफल होना और रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन, ट्रांजिशन टू सोशलिज्म, इस जर्नी में इस सवाल को कैसे डील किया गया। और तीसरी बात यह है कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें, 100 साल बाद लगभग हम बात कर रहे हैं, तो अब जब इस सवाल को हम देख रहे हैं मार्क्सवाद के संदर्भ में, नेशनैलिटी क्वेश्चन पे, 7 नवंबर के दिन पे, भारत के संदर्भ में, तो इस सवाल को हम किस तरीके से देखें। एक पहला बात यह कि शुरू से ही अगर देखा जाए, मतलब वो यूरोप में जब कम्युनिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट का फेज भी था, सेकेंड इंटरनेशनल का दौरान हम देखें, लेनिन या स्टालिन भी जब 1913 में लेख लिख रहे हैं मार्क्सवाद और नेशनैलिटी क्वेश्चन, जो एक कॉर्नरस्टोन लेख है, रेफरेंस है, जो रूसी क्रांति के बाद भी उस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया गया वास्तव में। तो उस संदर्भ एक खास संदर्भ था जहां पे एक्चुअली मार्क्सवाद के अंदर ही दो तरीके का डिविएशन के खिलाफ बोला जाए लेनिन या स्टालिन को संघर्ष करना पड़ा। एक तो ये है कि
आंदोलन के अंदर ऐसा एक प्रवृत्ति पहले से ही रहा कि क्लास मूवमेंट का ही प्राथमिकता है, उसमें नेशनलिटी का सवाल, राष्ट्रीयता का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ कुछ अंतर्विरोध रहता है, वो सेटल करना जरूरी है, मगर कितना इंपॉर्टेंस उसको दिया जाए। माने ये मार्क्स के समय भी ये बहस था। मार्क्स भी पहले जो पोजीशन में थे 1848 में आयरिश स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में, 1860s में आके वो काफी और क्लियर और डेवलप्ड फॉर्म लिया। जब फर्स्ट इंटरनेशनल बना उसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उसका अंदर उसको लिखा गया। और मार्क्स भी जब बोल रहे हैं 1860 के दशक में कि आयरिश वर्कर्स का मुक्ति का सवाल इंग्लिश वर्कर का जो प्रोलेटेरियन कॉन्शसनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्व शर्त है, प्रीकंडीशन है उस संघर्ष को सपोर्ट करना और उसमें आयरलैंड का संघर्ष का अलग होना। तो ये नेशनलिटी क्लास कॉन्शसनेस का डेवलपमेंट का एक प्रीकंडीशन प्राक्षर बन रहा है कि इंग्लिश वर्किंग क्लास अपना प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करे या प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट में, क्लास कॉन्शसनेस का डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, नेशनलिटी का कॉन्टेक्स्ट में सही पोजीशन ले, और वो सिर्फ फॉर्मल नहीं रियल कॉन्टेक्स्ट में। तो इधर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ रहा है कि क्लास कॉन्शसनेस का डेवलपमेंट, उसका मैनिफेस्टेशन प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म, इसके साथ नेशनलिटी क्वेश्चन का एक इंटर रिलेशन बन रहा है। जब उसके बाद हम देखें कि 1890s के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ डेविएशंस आ रहा है, खास करके ऑस्ट्रियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ऑटो बाउअर ये सब लोग जब ये पोजीशन रख रहे हैं, जो उसके बाद जूइश बूंड में हमें दिखाई देगा कि जो नेशनल क्वेश्चन है, नेशनल कल्चरल ऑटोनॉमी का सवाल ला रहा है कि कोई एक क्षेत्र के आधार पे नहीं, मतलब कोई एक देश में अलग अलग नेशनल कल्चरल ऑटोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा फेडरल एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां पे नेशनल क्वेश्चन को एक एब्सोल्यूट दिशा में धकेला जा रहा है कि पार्टी भी एक फेडरेटिव स्ट्रक्चर में होगा। ऑस्ट्रिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा 6 या 7 अलग अलग फेडरेटिव टेंडेंसीज के आधार पे पार्टी को बनाने का संदर्भ बना। और खास करके आरएसडीएलपी के अंदर भी 1903 तक जो जूइश बूंड थे वो लोग भी इस बात को रखे नेशनल कल्चरल ऑटोनॉमी के संदर्भ में, जो जूइश वर्किंग क्लास के कॉन्टेक्स्ट में भी एक सवाल के हिसाब से आया। 1903 में फिर स्प्लिट हो जाता है, वो लोग निकल जाते हैं, मगर उसके बाद भी ये जारी रहता है। खास करके मेंशेविक ये पोजीशन का नजदीक थे। 1912 में हमें पता है कि एक फेडरेटिव अंडरस्टैंडिंग में बूंदीस के साथ उनका एक नजदीकी भी बना, जिसका लेनिन या बोल्शेविक पार्टी का एक सख्त खिलाफत था। तो ये जो टेंडेंसी है कि पार्टी या जो स्टेट है अलग अलग नेशनलिटी आधारित फेडरेटिव स्ट्रक्चर, फेडरल कल्चरल ऑटोनॉमी, इसका एक विरोध के कॉन्टेक्स्ट में भी 1913 में स्टालिन मार्क्सवाद और नेशनलिटी क्वेश्चन का चीज जो लेख है उनका वो लिख रहे हैं। ये अगर विरोध का एक पहलू है जहां पे असल में जो क्या बोला जा सकता है कि जो ऑप्रेस्ड नेशनलिटी का कॉन्टेक्स्ट में भी जो ऑप्रेस्ड नेशनलिटी का बुर्जुआ नेशनलिज्म, उसके साथ प्रोलेटारियन एक्सिस क्या होगा उसको अलग ना कर पाना, उसमें बेसिकली ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट का बुर्जुआज के साथ प्रोलेटारियत का एकजुट होके एक हिसाब से बुर्जुआ नेशनलिज्म का दायरे में ही चीज को सोचना, ये एक मुश्किल रहा। दूसरा पहलू में ये मुश्किल रहा जो हम देखते हैं कि लेनिन के साथ जब रोजा लुक्समबर्ग का डिबेट हो रहा है, जब 1903 में पार्टी प्रोग्राम में आरएसडीएलपी 9 नंबर पॉइंट में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रख रहा है, उसके खिलाफ में रोजा रख रहा है कि ठीक है रीजनल ऑटोनॉमी तक ठीक है, मगर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ये क्लास क्वेश्चन को डाइल्यूट करने का एक प्रक्रिया है। तो एक्चुअली लेनिन को अटैक कर रहा है इस पॉइंट से कि लेनिन असल में एक लेफ्ट नहीं एक राइटिश दिशा में पोजीशन ले रहा है जब वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का डिफेंड कर रहा है। और सिर्फ रोजा का बात नहीं है, वो बोल्शेविक पार्टी का अंदर भी अगर देखे कि अलग अलग कॉमरेड 1916 तक आके बुखारिन तक ये पोजीशन में आ रहा है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो प्रोग्राम का 9 नंबर पॉइंट है वो सही नहीं है, उसमें नेशनलिटीज का ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज का सेल्फ डिटर्मिनेशन का ऐसा कॉन्टेक्स्ट को इस हिसाब से देखना क्लास स्ट्रगल को उस फ्रेमवर्क को डाइल्यूट करने का चीज है। तो उसमें लेनिन और स्टालिन एक फार्म पोजीशन ले रहा है कि असल में अगर क्लास कॉन्शसनेस को डेवलप करना है, क्लास यूनिटी को डेवलप करना है, प्रोलेटारियन इंटरनेशनलिज्म को डेवलप करना है, वो नेशनलिटी के स्तर पे ऐसा गैर बराबरी के आधार पे हो नहीं सकता। उस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नेशनलिटीज का अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्टेक्स्ट एक डेमोक्रेटिक आधार पैदा करे राइट टू सिसेशन तक, जो इस डेमोक्रेटिक आधार पे सच में प्रोलेटारियन यूनिटी पॉसिबल हो, जहां पे सच में क्लास स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में
एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोलेटारियन यूनिटी आगे बढ़े, तो उसके लिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अप टू उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है राइट टू सेसेशन तक, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो लेनिन इस स्ट्रांगली इस पोजीशन को रख रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने स्टालिन का जो भी लेख है उसके बाद जो चीज आगे बढ़ा रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है एक्चुअली, जो 1917 में रूसी क्रांति को सफल करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मैंने 1917 का 7 नवंबर का, मैंने अगर देखा जाए पेट्रोग्राद सोवियत से लेकर विंटर पैलेस कब्जा करने का कॉन्टेक्स्ट एक था, मगर उसके बाद जो ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच में, उसमें रूसीफिकेशन, रशिया का जो ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज है, जिसको लेनिन इसके पहले प्रिजन हाउस ऑफ नेशनलिटीज बोल रहे हैं, कि अलग अलग सैकड़ों नेशनलिटीज जो जिसको लेनिन बोल रहे हैं कि ग्रेट रशियन शोविनिज्म, वो रूसी दमन का कॉन्टेक्स्ट में जो दमित राष्ट्रीयता है, ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज है, वो एक खास संदर्भ भी पेश कर रहा है कि वो किसका पक्ष लेगा। माने उसमें व्हाइट आर्मी या व्हाइट टेरर के कॉन्टेक्स्ट में जिसका एक प्रमुख चीज ये है कि जो रूसीफिकेशन या रूसीकरण बाकी जो जनजाति है उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहता है, उसमें जो नेशनलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोल्शेविक पार्टी पोजीशन लिया, उस पोजीशन में एक कॉन्फिडेंस दिलाना संभव हुआ उस ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज का जो प्रोलेटारियत है, उस प्रोलेटारियत को कि असल में ये जो मुक्ति का सवाल है, ये जो ऑपरेशन का खत्म करने का सवाल है, ये एक सोशलिस्ट समाज में जाके जिस दिशा में रूसी क्रांति आगे बढ़ रहा है उसमें संभव है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो ब्लडी वॉर चला, उसमें क्रांति को सफल बनाने के लिए ये पोजीशन का एक महत्वपूर्ण भूमिका था, जहां पे रेड आर्मी के साथ इस तरीके का अलग अलग नेशनलिटीज का लोग हो। इवन बोला जाए कि उस समय 1923 तक आते आते जो बूंदिश लोग का भी एक हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टीज में आ गए थे, वो लोग भी रेड आर्मी के साथ लड़े। इस तरीके का अलग अलग हिस्सा अगर देखें, यूक्रेन में हम देखेंगे, अलग अलग प्रदेश में हम देखेंगे जहां पे ऐसा इस सोशलिस्ट समाज में जाके इस कॉन्ट्रडिक्शन हल हो सकता है, इस उम्मीद के साथ लोग साथ दिया, जो उस समय एक्चुअली जो एम्ब्रायोनिक फॉर्म में सोशलिस्ट टेस्ट है उसको बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका लिया। इसका रिकॉग्निशन अगर देखें, जो प्रॉमिस पहले था, ये प्रॉमिस सिर्फ फॉर्मल लेवल का प्रॉमिस नहीं था। इसके बाद अगर देखा जाए कि जब 1918 में सोवियत नहीं, पहले तो रशियन माने SFR रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक बन रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में एक फेडरल स्ट्रक्चर जहां जहां पे अलग अलग इस तरीके का नेशनलिटीज का एक रिप्रेजेंटेशन है। 1922 में जाके जब USSR का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, जहां पे सोवियत SFSR के साथ जाके अलग अलग इस तरीके का जो SSR माने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या सोवियत सोशलिस्ट फेडरेटिव रिपब्लिक जो है, फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो जुड़ रहा है। उसमें ट्रांस कॉकेशियन है, उसमें बाइलोरशियंस है, उसमें यूक्रेन है, ये चार मिल के प्राइमरीली ये SSR या SFSR मिल के USSR का ट्रीटी बना रहा है 1922 में, जो 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली सोवियत यूनियन USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन रहा है। इस प्रोसेस में देखा जाएगा कि अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो रशिया एक फेडरेटिव स्ट्रक्चर है, वो एक है, और भी उसके बाद 4 1922 तक, बाद में जाके वो 15 इस तरीके का सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बन रहा है 1936 का कॉन्स्टिट्यूशन तक। इसका एक ढांचा, एक आधार बनाता है कि इस तरीके का अलग अलग जो नेशनलिटीज है वो किस तरीके का एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रक्चर में भाग लेगा। इसमें एक खास संदर्भ है मुझे लगता है, जो एक हमारे अंदर और थोड़ा गहराई में चर्चा करने का चीज है। यह है कि 1917 का क्रांति के पहले यह है कि लेनिन और स्टालिन भी उतना फर्मली कोई फेडरल स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहे हैं, रीजनल ऑटोनॉमी का बात हो रहा है। और दूसरा तरीके से जो पहले जो फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में बहस था, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी ऐसा पेश किया जाता है कि लेनिन या स्टालिन का पोजीशन उसके पक्ष में नहीं है। तो वो क्या कॉन्टेक्स्चुअल है कि 1917 का जो क्रांति हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको इमीडिएटली डील करने के लिए एक ट्रांजिशनल लेवल पे, ठीक है 17, 18, 19, 21, 22, 20, 21, 22 उस समय तक 22 तक जाके एक फेडरल चीज रहे, मगर बेसिकली हम एक यूनिटरी स्टेट चाहते हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक थोड़ा मैन्यूवरिंग टाइप का है। अगर बोला जाए एक इंपॉर्टेंट लेसन जो 7 नवंबर का मार्क्सवाद और नेशनलिटी क्वेश्चन के संदर्भ में आएगा, जो रूसी क्रांति का संदर्भ में आएगा, ये है, ये कोई टेक्टिकल या मैन्यूवरिंग टर्म्स में नहीं है। जो इस संदर्भ में माने एक पहलू तो ये है कि असल में अगर जो ऑपरेशन नेशनलिटी और ऑपरेशन नेशनलिटी का कॉन्ट्रडिक्शन हल करके
डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का लागू करना है, सरबराह का तानाशाही राज लागू करना है, तो उसमें जो बराबरी के आधार पे वर्किंग क्लास कोई एक सोसाइटी में पावर एक्सरसाइज करना चाहता है, कर सकता है, मतलब करने का जरूरत है, उसके लिए नेशनलिटी के आधार पे ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करना जरूरी है उस दिशा में। और ये 1923 में भी जो 12th पार्टी कांग्रेस है उसमें ये बात हो रहा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर एक समय तक चलेगा। तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट को लागू करने के लिए जो इस तरीके का गैर बराबरी है उसको एक डेमोक्रेटिक बेसिस पे खड़ा करने के लिए उसका फेडरेटिव स्ट्रक्चर हो, रीजनल ऑटोमी हो या ऑटोनोमस एसएसआर हो, अलग अलग चीज जो बनाया गया था उसका एक प्रमुख भूमिका था। दूसरा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेनिन अगर देखें 1917 का क्रांति के बाद एक डायलेमा से गुजर रहे हैं जो एक्चुअली डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सरबराह का तानाशाही उस पोस्ट रेवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में कैसे लागू होगा, उस डायलेमा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल पावर टू सोवियत नारा था पहले 1917 का कॉन्टेक्स्ट में, फिर एक कॉन्टेक्स्ट ऐसे बन रहा है जहां पे एक दूर तक पार्टी के हाथ में काफी पावर कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ रहा है, उसका एक मजबूरी भी बन रहा है। मगर ये तो बात आ रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट उस संदर्भ में, रशिया के संदर्भ में लागू हो सकता है, जो ट्रांजिशन टू सोशलिज्म के लिए, जिसको लेनिन बोल रहा है मार्क्सिस्ट होने का कंडीशन भी बोल रहा है। इसमें साथ ही सुखबिंदर बोलने के समय एक स्टालिन का कोटेशन का जिक्र किया, उसमें एक शब्द है, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि जो बौद्धिक विकास है मजदूर वर्ग का, उस संदर्भ में नेशनलिटी का एस्पेक्ट महत्वपूर्ण चीज है। जो लॉन्ग टर्म में जो पिछड़ा हुआ बैकवर्ड नेशनलिटीज जो है, स्मॉल नेशंस है, माइनॉरिटी नेशनलिटीज है, ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज है, उसका जो जनता है, खास करके मेहनतकश जनता, वो मजदूर वर्ग, उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा? इसी को अंतर्विरोध का नहीं, अंतर्विरोध एक एस्पेक्ट है। अगर बौद्धिक विकास नहीं होगा तो ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट में सच में रूसी डोमिनेशन खत्म करना संभव होगा क्या? सच में डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट ट्रू सेंस में लागू करना संभव होगा क्या? अगर वो बौद्धिक विकास चाहिए तो उसका अपना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि स्टालिन जब डेफिनेशन दे रहा है कि हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड एक स्टेबल कम्युनिटी जिसमें लैंग्वेज एक प्राथमिकता है, उसके साथ जोड़ के इकोनॉमिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक है, या साइकोलॉजिकल मेकअप जो एक कॉमन कल्चर भी डेवलप करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसका लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर जो अलग अलग नेशनलिटीज का कॉन्टेक्स्ट में यूएसएसआर में लागू हो रहा है 1917 से 23 तक, जो पीपल्स कमिश्नरेट ऑफ नेशनलिटी अफेयर्स जिसका स्टालिन हेड कर रहा है, उसका जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है वो सिर्फ नेशनल डिलिमिटेशन तक रुका हुआ नहीं है कि अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाए, मिडिल ईस्ट में जैसे तुर्किस्तान था उसमें किर्गिज होगा, काजाक होगा, अलग अलग बनाया। एसएफएसआर जो रशियन एसएफएसआर है उससे बेलारूस निकलेगा। तो इस तरीके का अलग अलग जो डिसेंट्रलाइजेशन, रेवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, उसके साथ साथ 10 कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो 1919 से 1924 के बीच हो रहा है, उसमें 5 अलग अलग इस तरीके का बैकवर्ड नेशनलिटीज के लिए लागू हो रहा है, जिससे आधा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं। जो भाषा का सवाल है, अगर देखिए 1924 में पब्लिकेशन में 24 भाषा है, 1925 में जाके 35 भाषा में पब्लिश कर रहा है, 1927 में जाके 44 लैंग्वेजेस में पब्लिश कर रहा है यूएसएसआर में। और इस भाषा में जैसे पहले भी बातचीत आया कि अलग अलग अल्फाबेट बनाने से लेकर उस भाषा का विकास में प्रमुख ध्यान दिया गया। इकोनॉमिक ये अगर एक एस्पेक्ट है कि जहां पे इस बौद्धिक विकास के कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिटी का डीलिंग, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट का डीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन भागीदारी कैसे होगा, उसका जो फेडरेटिव स्ट्रक्चर है, उसका जो मॉडल बन रहा है, एक फेडरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर सोवियत एसएफएसआर के अंदर भी ऐसा 30-35 अलग अलग नेशनलिटीज को लेकर एक फेडरेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो डेवोल्यूशन है वो एक्चुअली उधर का लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल रोल है, उधर का प्रोलेटारियन पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है। जहाँ पे रूस कुलाक जिस इलाके में कब्जा करके रखा था, रूसी कुलाकों को हटा के, सेटलर कुलाकों को हटा के उधर जो नेशनलिटीज है, माइनॉरिटी नेशनलिटीज, वो उधर का संसाधन को इस्तेमाल कर उसको इंश्योर किया गया। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में खास करके इस तरीके का नेशनलिटीज का डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब जैसे 1914 में देखा जाए यूक्रेन में टोटल पॉपुलेशन का तुलना में प्रोलेटारियन पॉपुलेशन बहुत ही माइनॉरिटी है। 1920 का अंत तक आते आते रशिया में जिस हिसाब से 42% टोटल पॉपुलेशन का वर्किंग क्लास बन रहा है, यूक्रेन में वो परसेंटेज जाके 41% बन रहा है। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली इंटरवेंशन किया गया इस तरीके का जगह में जहां पे जनता के अंदर प्रोलेटाराइजेशन का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का
इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस लिया गया। इसके साथ जोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी में कैडर रिक्रूटमेंट और लीडरशिप कैसे डेवलप करेगा, जो नॉन रशियन माइनॉरिटी नेशनलिटीज है, उसका खास ध्यान रखा गया। अगर हम देखें इस प्रक्रिया के परिणति में 1930 का शुरुआत में एक बड़ा हिस्सा, मतलब पार्टी मेंबरशिप का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। ये पूरा तस्वीर अगर हम देखें तो बात सिर्फ ये नहीं है कि जो अंतर्विरोध है उसको मैनूवर के हिसाब से ठीक है, 1922 तक आते आते एक ट्रांजिशनल फेज में कुछ फेडरेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, सोशलिस्ट फेडरेटिव स्ट्रक्चर। मैंने 1936 में भी रशियन एसएफएसआर वो सोशलिस्ट और सोवियत शब्द एक्सचेंज किया, मगर 1936 का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1991 तक वैलिड था, 1977 में कुछ मॉडिफिकेशन जोड़ के, उसमें भी इस सोशलिस्ट फेडरेटिव स्ट्रक्चर का जिक्र रहा। अभी सवाल यह है कि यह जटिलता हमें दिखाता है कि क्रांति के पहले, रूसी क्रांति के पहले जिस हिसाब से क्रांति के बाद नेशनलिटी क्वेश्चन रिजॉल्व होगा सोचा गया था, उससे काफी पेचीदा है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है, इसका एक पॉजिटिव डायमेंशन है कि डिक्टेटरशिप और प्रोलेटारियत का आगे बढ़ाने के लिए जो बौद्धिक विकास चाहिए वो अगर प्रोलेटारियत का ना होगा, तरह तरीके का क्राइसिस समाज में होगा। उसमें नेशनलिटी, भाषा, कल्चर, इस आधार पे कोई एक समाज में, कोई टेक्स्ट में आज के संदर्भ में कुछ बातचीत करने का जरूरत है, जो मार्क्सवाद और नेशनलिटी क्वेश्चन को रूसी क्रांति के संदर्भ में आज का 100 साल बाद, आज का नया दौर का इंपीरियलिज्म का, ग्लोबलाइजेशन का दौर में भारत के संदर्भ में सोचने के लिए दिखाता है। पहला चीज यह है कि भारत के संदर्भ में अगर देखें, डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, ये आज फ्रेमवर्क का चीज नहीं है। एक तो बात यह है कि कुछ चर्चा आया कि नेशनलिटी का सवाल, जैसे मॉडर्न स्टेट का सवाल, जैसे पूंजीवाद का विकास के साथ साथ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ एक चीज आया, फिर इंपीरियलिज्म का दौर आया, फिर सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन में एक तरीके का सवाल आया। इंपीरियलिज्म का दौर का सवाल में भी अंतर हुआ। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक हिसाब से कॉलोनी टाइप का चीज था दुनिया भर में, उससे एक बड़ा हिस्सा का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला। तो पहले जिस तरीके से इंपीरियलिज्म वर्सेस नेशनल लिबरेशन टाइप का चीज था, जो थर्ड इंटरनेशनल एक फ्रेम में जोड़ के प्रोलेटारियन, सोशलिस्ट प्रोलेटारियन मूवमेंट के साथ नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को जोड़ा था। ये भी बोला था कोई एक देश में नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में उधर वर्किंग क्लास का सचेत हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी या भागीदारी नहीं करता है तो एक हिसाब से एक अपॉर्चुनिज्म होगा। लेकिन इतना दूर तक मेंशन कर रहा है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देश के अंदर जो माने मल्टीनेशनल कंट्री है, रूस जैसा, जिसे रूस एक डोमिनेंट नेशनलिटी है, उधर ऑपरेशन नेशनलिटीज का वर्किंग क्लास का कंडीशन ये है कि वो जो ऑपरेस नेशनलिटीज का वर्किंग क्लास है उसके सपोर्ट में खड़ा हो। उल्टा भी है, जो ऑपरेस नेशनलिटीज का वर्किंग क्लास है उसका भी जरूरत यह है कि बुर्जुआ और प्रोलेटारियत एक्सिस इस कॉन्टेक्स्ट में अलग होता है कि ऑपरेसर नेशनलिटीज का भी वर्किंग क्लास के साथ उसका यूनिटी बनाना पड़ेगा। ये दो डिविएशन के साथ फाइट करते हुए लेनिन जब ये बात बोल रहे हैं कोई एक मल्टीनेशनल कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल के साथ जोड़ के, आज ये सेकेंड एस्पेक्ट जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल का एस्पेक्ट उस हिसाब से पीछे हो गया। आज के समय में जाके फिनेंस कैपिटल का फिनेंशियलाइजेशन का प्रोसेस में एक इंटरनेशनल कैरेक्टर लाया, क्वालिटेटिवली चेंज कंडीशन लाया। जो अलग अलग देश का एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल का चीज था, आज ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क या ग्लोबल वैल्यू चेन के कॉन्टेक्स्ट में एक हिसाब से प्रोडक्शन का एक नया तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज बोला जा सकता है इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरी का जो चरित्र उस समय का था, आज जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसका चरित्र कुछ दूर तक अंतर हुआ। इस तरीके का कुछ कुछ अंतर दिखाई देगा जो इंपीरियलिज्म का बदलाव के साथ साथ जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल या नेशनलिटी के साथ ऑपरेस नेशनलिटी हम जिसको बोलते थे उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन बदला। मगर फिर भी जो सब्जुगेटेड इंपीरियलिज्म द्वारा जो सब्जुगेटेड देश है, जो भारत को भी हम मानते हैं कि जो इंपीरियलिज्म द्वारा एक सब्जुगेटेड कंट्री है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इंपीरियलिज्म के साथ भारत का सब्जुगेशन का एक कॉन्ट्रडिक्शन है। भारत के संदर्भ में जो बिग नेशंस है, देयर आर मेनी नेशनलिटीज, मल्टीनेशनल कंट्री है भारत, उसके साथ मैंने क्या बोला जा सकता है, अच्छा फैसिस्ट प्रोजेक्ट भी डेवलप किया हिंदी हिंदुस्तान के हिसाब से, उसके साथ बाकी जो नेशनलिटीज है उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है। मैंने उसमें हो सकता है पंजाब के साथ, तमिलनाडु के साथ, बंगाल के साथ अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो राइट टू सेसेशन तक जा रहा है, मगर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट का एक कॉन्टेक्स्ट है जो और क्रूड है, जहां पे डायरेक्ट क्या बोला जा सकता है दमन और स्पष्ट रूप से हाजिर है।
और अलग अलग लेयर पे है। जैसे बंगाल का भी ले लिया जाए, एक तरफ उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है हिंदी हिंदुस्तान के संदर्भ में, मगर हिस्टोरिकली आसाम के साथ बंगाल का एक ऑपरेसर कैरेक्टर रहा, आज गोरखालैंड के कॉन्टेक्स्ट में बंगाल का एक ऑपरेसर कैरेक्टर रहा। तो अलग अलग लेयर पे ये चीज जब डील हो रहा है तब ये जटिलता हो रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रांति का सवाल को, क्रांति का बाद का सवाल को हम कैसे इमेजिन करें। एक डेविएशन हम मूवमेंट में देखे अलग अलग समय में आया, वो सीआरसी का वेन्यू के समय से और भी अलग अलग टाइम पे, जो पार्टी को नेशनलिटी लेवल पे फेडरेटिव तरीके से देखता है और क्लास स्ट्रगल को, उसका जो क्या बोला जा सकता है इंटरनेशनलिस्ट कैरेक्टर है या क्लास यूनिटी का सवाल है, उसको फ्रेगमेंट कर देता है, जो एक भटकाव के हिसाब से हम देखते हैं। ये अगर ऑस्ट्रियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1890s या 1900 का शुरुआत का बात करें या जूइश बूंड का बात करें जिसके साथ लेनिन स्ट्रगल कर रहा है, उस तरीके का एक कंडीशन में जहां पे ऐसा माइनॉरिटी नेशनलिटीज के अंदर का जो कम्युनिस्ट फोर्सेस है, इस तरीके का डेविएशन में क्या बोला जा सकता है, जहां पे एक नेशनल शोविनिस्ट फोर्स है उसको भी नजदीक आ जा रहा है, जो एक कॉन्क्रीट डेविएशन है। दूसरा डेविएशन है जो एक हिसाब से पार्लियामेंट्री लेफ्ट जो पोजीशन पे गया, जो एक्चुअली इंडियन रूलिंग क्लास का जो नेशनलिज्म है उसका पक्ष में खड़ा होके सेल्फ डिटर्मिनेशन का, अप टू राइट टू सेसेशन का जो एस्टेब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग है मार्क्सिज्म का, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ना, ये एक पहलू है। और दूसरा इस डेविएशन का एक पहलू है, माने सो कॉल्ड हम जो इसको मेनलैंड इंडिया में बोलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्लास स्ट्रगल का अधीन में नेशनलिटी का सवाल को एक क्रूड सेंस में समझना कि सिर्फ नेशनल उत्पीड़न को हम विरोध करेंगे अगर कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, बाकी जगह में उतना नेशनलिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम रेवोल्यूशन जब करेंगे समाजवादी क्रांति के जरिए उसको हल कर लेंगे। क्रांति के पहले उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट टास्क बाकी जगह में नहीं रहे हैं, और क्रांति के बाद भी बेसिकली क्रांति अगर होगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा तो कैपिटल का अलग अलग कॉम्पिटिशन जैसे रहता है, उस आधार पर उसका जो नेशनलिज्म होता है, जो बुर्जुआ नेशनलिज्म की शक्ल से डेवलप करता है, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से नेशनलिज्म का अंतर्विरोध या नेशनलिटी का अंतर्विरोध खत्म हो जाएगा। इसका एक मुश्किल है। रूसी एक्सपीरियंस से अगर हम देखें, हम जो बात बोल रहे थे कि बौद्धिक विकास का सवाल, भारत में अगर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इस तरीके का अलग अलग जो स्टेट्स है, क्रूड सेंस में दिखा रहा है कि जहां पे एक हिसाब से ऑपरेस नेशनलिटी का स्ट्रगल चल रहा है, बाकी जगह का वर्किंग क्लास का उधर सपोर्ट करना, जैसे लेनिन बोल रहे थे, उस फ्रेमवर्क में इंपॉर्टेंट जरूरत है। और खास करके लेनिन जैसे उदाहरण देते हैं कि इसका राइट का सेंस में वो एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे डिवोर्स का सवाल, हमें ये नहीं देखना है कि फैमिली टाइज उसमें ठीक ठाक रहे या नहीं, राइट टू डिवोर्स एक फंडामेंटल राइट है अगर उसका कंडीशन बने। हम हर किसी को जाके ये नहीं बोलेंगे कि तुम डिवोर्स करो, मगर अगर ये संदर्भ बनता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। उस हिसाब से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अप टू राइट टू सेसेशन, ये एक फंडामेंटल राइट के हिसाब से वर्किंग क्लास को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसमें स्पेसिफिक है, ये अनकंडीशनल नहीं है। हम देखेंगे उसके मेजोरिटी टॉयलिंग पीपल का सपोर्ट है या नहीं, हम देखेंगे उसमें प्रोलेटारियन एक्सिस में मूवमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा के साथ वो कॉम्पेटिबल है या नहीं, और अलग अलग फैक्टर है, उसका लीडरशिप का चरित्र, डिमांड का चरित्र, सब कुछ देख के केस स्पेसिफिक चीज ही है। मगर राइट के सेंस में उस राइट को मान्यता देना ही एक एस्टेब्लिश चीज है। अभी भारत का संदर्भ में एक अगर इस राइट को मान्यता देने का सवाल है जो एस्टेब्लिश मार्क्सवाद का एक शिक्षा है। दूसरा, अलग अलग जो माइनॉरिटी नेशनलिटीज है, जहां पे मजदूर वर्ग का एक दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, माने जो कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से पता नहीं चलेगा, बिहार का वर्कर पंजाब में आके अगर उसको भैया बुलाया जाए वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वर्कर बंगाल में आके उसको चिंकी बुलाया जाए वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेनिन बोल रहा है कि कैसे रशिया का जो नेशनल शोविनिज्म है, ग्रेटर रशियन शोविनिज्म, वो अलग अलग नेशनल माइनॉरिटीज का ऐसा मजाक मजाक का नाम देता है। ये तो एक कल्चरल मैनिफेस्टेशन है, मगर इस तरीके का डिफरेंसेस असल में अगर हल ना हो डेमोक्रेटिक सेंस में, तो बेसिकली वर्किंग क्लास यूनिटी के लिए एक रुकावट है, जो भारत के संदर्भ में कास्ट भी ऐसा ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक रोल प्ले करता है। जैसे एक ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से नेशनलिटी मौजूद रहता है, जो अलग अलग नेशनलिटीज का ये हायरार्की में दिखाई देता है। जो माइनॉरिटी नेशनलिटीज है उसका बौद्धिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है भाषा का एक प्रमुख सवाल, कल्चर का सवाल, एजुकेशन का सवाल। अगर उधर का जो समाज का प्रगति का सवाल है, जैसे पंजाब का समाज एक विकास का जरिए में अपना हिसाब से कुछ प्रगति अपना अंदर पैदा किया, उस प्रगति को सही हिसाब से पहुंचना, उसको सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्ट करना, रेवोल्यूशनरी जर्नी के साथ उस एलिमेंट्स को ग्रहण करने के लिए उसका जो सोचे प्रोलेटारियत है, उसके पास अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना एजुकेशन, इसका जरिया
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सिर्फ पंजाब या बंगाल या हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये अगर गोरखालैंड के कॉन्टेक्स्ट में गोरखा जनजाति का नेपाली का राइट भी है, अगर गोरखालैंड के अंदर सादरी कम्युनिटी का भी है, जिसको गोरखा नेपाली कम्युनिटी एक हिसाब से ओवरशैडो करता है। तो उस हिसाब से अलग अलग टायर पे हमें सोचना पड़ेगा। सच में अगर क्लास स्ट्रगल को डेवलप करना है तो वो फ्रेगमेंट नहीं करना है, उसको यूनाइट करना है। उस यूनिटी का आधार पे नेशनलिटी का एक्सिस, लैंग्वेज का एक्सिस, उस एक्सिस को एक प्रमुखता देना सिर्फ नेशनल उत्पीड़न का सवाल नहीं है, ऑपरेशन नेशनलिटी का सवाल नहीं है, उसमें क्लास स्ट्रगल का डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। खत्म करूंगा एक बात से जो साथी रखा कि हम प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म का बात करते हैं। हम सही मानते हैं कि जो रिएक्शनरी नेशनलिज्म, एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का दौर चल रहा है, फैसिज्म आगे बढ़ा है, उसमें मोनोपोली कैपिटल का जो सबसे घिनौना हिस्सा है उसको ताकत दे रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म का एक्सिस कुछ इंपॉर्टेंट है। एक मेन एक्सिस है, आज जो इंपीरियलिज्म का अटैक है, जो सब्जुगेटेड नेशन है, उस इंपीरियलिज्म के खिलाफ एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट का एक उपादान उसमें है। दूसरा उपादान ये है जो बात हो रहा था कि क्रांति अगर करे, किस तरीके का देश चाहिए, क्यों हम एक साथ रहेंगे, क्यों हम नहीं अलग अलग हो जाएंगे। ये बात हम मानते हैं सही कि फेडरल स्ट्रक्चर पूंजीवाद में संभव नहीं है, क्योंकि वो गैर बराबरी खत्म नहीं करेगा। असल में कोई रियल सेंस में फेडरल स्ट्रक्चर संभव नहीं है। मगर क्यों क्रांति करके फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा मजदूर वर्ग, खास करके जो ऑपरेस्ट नेशनलिटी का मजदूर वर्ग है? क्योंकि इस देश का कोई एक कॉमन इमेजिनेशन चाहिए, एक नेशनलिज्म का आइडिया ऐसा चाहिए जो ऑपरेस्ट नेशनलिटीज का एस्पिरेशन को धारण कर पाए। एक नेशनलिज्म का आइडिया ऐसा चाहिए जो प्रोलेटारियन एक्सिस को विकसित कर पाए। एक नेशनलिज्म का आइडिया ऐसा चाहिए जिसको माओ अप्लाइड इंटरनेशनलिज्म बोले थे, जो प्रोलेटारियन इंटरनेशनलिज्म के साथ कॉम्पेटिबल हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। आज के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके का प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म का आइडिया एक इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अलग अलग नेशनलिटीज का गैर बराबरी खत्म करने के लिए उसका भाषा, कल्चर, इसका एस्पेक्ट को और गहराई में एंगेज करने का जरूरत है, जो क्लास स्ट्रगल का, क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बौद्धिक विकास जो प्रोलेटारियत का, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट है। और खास करके जहां पे ऑपरेस नेशंस का स्ट्रगल चल रहा है, उस नेशनल ऑपरेशन के खिलाफ, वो कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, अलग अलग जगह में हो, उसमें स्ट्रांगली मार्क्सवाद हमें जो शिक्षा दिया है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अप टू राइट टू सेसेशन, उस पर खड़ा होना, डेफिनेटली उसमें केस स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स रहेगा। हम देखेंगे बाकी फैक्टर्स जोड़ के ही, बाकी चीज जोड़ के ही, मगर उस संघर्ष के साथ मजदूर वर्ग का पोजीशन लेना, उसका क्लास कॉन्सेंसस का डेवलपमेंट, क्लास यूनिटी, और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एक रीजियनल सॉलिडारिटी जो इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज रूसी क्रांति का इस दिवस पे मार्क्सवाद और नेशनलिटी का सवाल को लेकर इंडियन कम्युनिस्टों के लिए और गहरा चर्चा विचार का जरूरत है। हिस्टोरिकली ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमारा ग्रेट टीचर्स इस ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर के साथ क्लास स्ट्रगल का क्या रिलेशन है, सोशलिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन का क्या रिलेशन है, इसका महत्वपूर्ण शिक्षा देके गया, जो बहुत सारा जगह में हमें लगता है कि कमी भी है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कास्ट का सवाल ले लिया जाए, दूसरा तरीके का मुद्दा ले लिया जाए, यहाँ पे ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर के साथ क्लास स्ट्रगल का रिश्ता, सोशलिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन का रिश्ता, किसी भी इस तरीके से देखे कि एक एक्सट्रीम अगर ये है कि उस आइडेंटिटी का ही इतना मान्यता दे कि एक डेविएशन पैदा करे, और दूसरा ये है कि क्लास स्ट्रगल का अधीन का चीज इतना क्रूडली समझे कि असल में क्रांति का बाद वो खत्म हो जाएगा और तब तक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरीके का एक मैकेनिकल अप्रोच ले, ये दोनों ही मूवमेंट का काफी नुकसान करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि नेशनलिटी को लेकर और गहरा चर्चा हो। हम भी एक चर्चा का प्रक्रिया में है। ये हम साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस अवसर में ये चर्चा का थोड़ा मौका को ओपन किया। लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।